स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज हम फिर से वन लाइनर क्वेश्चन है जनरल साइंस के, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो यानी कि भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है, तो वो है वनोन्मूलन, यानी कि वनों की संख्या में जो कमी हो रही है, ये इसका प्रमुख कारण है। दूसरा है ताल पारिस्थितिक तंत्र किस स्थिति निर्भर करती है? तो ये करती है उत्पादकों और उपभोक्ता पर, यानी उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या उस पर निर्भर करती है। तीसरा क्वेश्चन है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? तो यह मानव गतिविधियाँ, मानव की गतिविधियाँ है वो इसके संतुलन को सही भी कर सकती है तो इसको खराब भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक विरासत का वन माना गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन है, उसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। फिर अगला वह वर्ण जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो वह है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र इसको कहा जाता है। फिर अगला चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये था वनों की कटाई, वनों की कटाई के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था। फिर अगला है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इसको इको फ्रेंडली भी कहा जाता है, यानी पर्यावरण मित्र। फिर अगला ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर एक गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो यह 9.0 ppm पर, 9.0 ppm पर। फिर अगला विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो यह है जल हायसंधि, जल हायसंधि। और इसके अलावा यदि आपको पूछा जाए स्थल पर बढ़ने वाला है तो वो होता है अपना बांस, सबसे जल्दी बढ़ने वाला जो पादप होता है वो है बांस, और ये घास की प्रजाति है भाई, बांस है वो घास की प्रजाति है जो सबसे जल्दी ग्रोथ करती है। अगला सवाल है यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं तो सभी पशु भी इनकी कमी से मर जाएंगे, यानी किसकी कमी से मर जाएंगे? तो यह ऑक्सीजन, भाई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संसारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सौस्थान्य, यानी कि उसी स्थान पर उसको सुरक्षित करते हैं तो उसको कहता है सौस्थान्य, और दूसरे स्थान पर ले जाकर अपन उसको सुरक्षित करते हैं तो उसको बोलते हैं बहिस्थान्य। फिर अगला है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो यह है मृदापर्दन, मिट्टी का कटाव है वनोन्मूलन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर अगला है चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो वो होते हैं उत्पादक, यानी कि सबसे प्रमुख जो पहले कड़ी है वो है उत्पादक। फिर अगला पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो यह NEERI। उसके बाद मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल जल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, यानी कि जो हिम बर्फ वाला भाग वो पिघलेगा और जो जलराशि बढ़ने पर वो जलमग्न हो जाएंगे। फिर अगला सवाल है दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो इसको बोलते हैं इकोटोन, इसको इकोटोन कहा जाता है। फिर अगला सवाल है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय पदचाप, पारिस्थितिकीय पदचाप इसको कहा जाता है। फिर DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन व क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है भाई। फिर अगला सवाल अपने देखते हैं मरुद्भिद पौधा है, मरुद्भिद पौधा कौन सा है? तो वो है करील, करील जो पौधा है वो मरुद्भिद पौधा है, मरुस्थलीय आवास का। फिर अगला पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो अजैव घटक है वायु, वायु है, प्रकाश है, जल है, ये
मृदा, चट्टान, ये सारे के सारे अजैव घटक होते हैं। फिर अगला है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो यह मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, बिना मिट्टी के पौधे उगाने का जो प्रक्रम है इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। फिर अगला है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, तो वो है हरे पौधे, हरे पौधे। फिर अगला पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए, 33.3% भूभाग में वन होने चाहिए। फिर अगला भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल, ये मैंग्रोव की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर अगला है एपीफाइट्रस बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, तो यह है यांत्रिक मदद हेतु, दूसरे पौधों पर मदद के लिए निर्भर रहते हैं। फिर है पाले एक सुविधा जिसे क्या होता है, तो यह है नियंत्रित दशाओं में पौधों का उगाना संभव हो जाता है। फिर कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, तो यह कार्बनिक कृषि, कार्बनिक कृषि और पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त होता है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नुकसान अपने पर्यावरण में देखने को नहीं मिलता है। फिर अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं, क्यों, तो यह मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, मरुस्थलीय जो कीट है वो रात्रि के समय निकलते हैं और इस कारण अपने जनन के लिए ये जो पादप है रात्रि के समय पुष्पित होते हैं ताकि उनमें जनन हो संभव हो सके। फिर अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उसको कहा जाता है जीरोफाइटिस, जीरोफाइटिस कहा जाता है। फिर अगला है पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो किया था ग्रीनेल्स ने। फिर अगला सवाल है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो यह समुद्र जिसके अंदर कोई बदलाव न हो, और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण भी ये माना जाता है। फिर अगला मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, तो यह संबंधी पौधों की नई किस्में और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना। फिर अगला सामाजिक वानिकी क्या है, तो यह सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनका व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी कहलाता है। तो ये भाई हर क्लास के लिए, जैसे बोर्ड की छोटी बड़ी सब क्लासों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। फिर अगला राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह लखनऊ में, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है वो लखनऊ में है। फिर अगला है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह है देहरादून में। फिर अगला सवाल है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, तो यह है जलमंडल जिसके अंदर अभ्यवंडन घटा था समुद्र है, वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। फिर अगला एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, तो यह है जल जीवशाला द्वारा, यानी जल के अंदर जीवों को पालकर एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है उसको तैयार कर सकते हैं। फिर रेड डेटा उन जातियों के बारे में जानकारी रखता है जो संकटापन है, यानी कि जिनकी संख्या निर्धारित से कम है, उन सभी जातियों का रिकॉर्ड है वो रखते हैं रेड डेटा पुस्तक में। रेड डाटा जो बुक होती है, लाल आंकड़ा पुस्तक इसको कहा जाता है, लाल आंकड़ा बुक इसको कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।